हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि निम्बस आईएएस एकेडमी ने आपके लिए स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर एनालिसिस फॉर द हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें हम 2023, 2022, 2021 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 के अंदर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। आपके पास दो लिस्ट दी गई हैं, आपने इनको करेक्टली मैच करना है। एक तरफ हमारे पास क्या है, काउंसिल का दिया गया है, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल एंड फोर्थ काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म। और दूसरी लिस्ट में हमारे पास लोकेशंस दी गई है कि कौन सा काउंसिल कहां पे हुआ है। अगर देखो फर्स्ट काउंसिल की हम बात करते हैं तो वो कहां पे हुआ था, दैट वाज इन राजगीर। फर्स्ट का पता होगा, फोर्थ का पता होगा, फोर्थ काउंसिल कहां पे हुआ था हमारा, दैट वाज इन कश्मीर। ठीक है, तो नाम क्या है वहां पे, कुंडलबन। तो कुंडलबन कश्मीर के अंदर फोर्थ काउंसिल हुआ था। अगर देखो फोर्थ का आना चाहिए सी हमारे पास, तो फोर्थ का सी सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट के अंदर दिया गया, दैट इज सी स्टेटमेंट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आपको एक भी पता है ना कि लास्ट वाला जो काउंसिल है वो कश्मीर के अंदर कुंडलबन के अंदर हुआ था, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग देखो जो थर्ड काउंसिल है वो कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र के अंदर। एंड जो सेकंड काउंसिल है वो कहां पे हुआ था, वैशाली में। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र ये सारे के सारे आपके जो मगधा एम्पायर था उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो आपने तीनों चारों काउंसिल्स के बारे में याद रखना कि फर्स्ट काउंसिल जो है उस टाइम पे जो राजा थे दैट वाज अजात शत्रु, और जो वेन्यू था दैट वाज राजगीर, जो कैपिटल था उस टाइम पे मगध एम्पायर की। एंड चेयरमैन ऑफ द काउंसिल वाज महाकश्यप। तो महाकश्यप ये टाइम किस टाइम पीरियड का है, तो ये अराउंड 5th सेंचुरी बीसी, 483 बीसी के टाइम पीरियड में ये काउंसिल हुआ। सेकंड जो है उस टाइम पे राजा थे काल अशोक, और ये हुआ था वैशाली के अंदर। और चेयरमैन ऑफ द काउंसिल वाज सबकामी, और ये कब हुआ है, 383 बीसी के अराउंड। देन थर्ड काउंसिल के टाइम पे थे अशोका, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, अशोका। और ये हुआ कहां पे, पाटलिपुत्र में। अगेन दैट वाज कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। देन उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, मोगाली पुत्र। और कब हुआ है, 250 बीसी के अराउंड, मतलब थर्ड सेंचुरी बीसी। देन लास्ट के टाइम पे थे कनिष्क राजा थे उस टाइम पे, और ये कुंडलबन या फिर कश्मीर आप बोल सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन वाज कुंडलबन। और इस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, वासुमित्र। और हुआ कब है ये, 72 एडी में। पहले वाले तीनों जो है वो बिफोर क्राइस्ट, और लास्ट वाला क्या है, आफ्टर द क्राइस्ट आप बोल सकते हो, या अन्ना डोमिनी आप बोल सकते हो, एडी में जाके हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगेन दो हमारे पास कॉलम्स दिए गए हैं। एक तरफ आपके पास राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ उनकी बुक्स के नाम है, आपने मैच करना है। देखो अबुल फजल के बारे में आपने सुना होगा, जब हम अकबर के नवरत्न के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें अबुल फजल का नाम जरूर आता है। ही वॉज हिस्टोरियन ऑफ द अकबर्स कोर्ट, जिनके द्वारा क्या लिखा गया था, अकबरनामा। अबुल फजल के द्वारा क्या लिखा गया, अकबरनामा। तो मतलब जो फर्स्ट है उसका आना चाहिए सी। फर्स्ट का सी एक ही स्टेटमेंट में दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड जो आपके पास अब्दुल कादिर बदाऊनी, उनके द्वारा लिखा गया था मुंतक खाब उत त्वारीख, ये बुक लिखी गई थी। इन सारी बुक्स के बारे में बात करेंगे। देन जियाउद्दीन बरानी की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई तारीख ए फिरोज शाही। और अगर हम अब्दुल हामिद लाहौरी की बात करें तो इनके द्वारा पादशाह नामा जो है उसको लिखा गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो इन सारी बुक्स के बारे में और इन स्कॉलर्स के बारे में अगर हम देखें तो अबुल फजल के द्वारा नॉट जस्ट अकबरनामा, एन ए अकबरी को लिखा गया है, और इनके द्वारा पर्शियन ट्रांसलेशन की गई है, किसकी, बाइबल की। इट इज इंपॉर्टेंट, बाइबल को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करने वाला पर्सन भी यही है। देन अब्दुल हमीद लाहौरी की अगर हम बात करें, ही वॉज कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे ये उनकी कोर्ट का हिस्टोरियन था, जिनके द्वारा पादशाह नामा, that was all about the reign time period of the शाहजहां। शाहजहां के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, उनके टन्योर के बारे में पादशाहनामा में लिखा गया है। देन जियाउद्दीन बरानी की अगर हम बात करते हैं तो ही वॉज पॉलिटिकल थिंकर ऑफ द दिल्ली सल्तनत।
तो मतलब इन दोनों से कहीं पहले की बात है, दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं। उनके द्वारा तारीख ए फिरोज शाही लिखी गई। तारीख ए फिरोज शाही आपको एक लंबे टाइम पीरियड के बारे में बताती है, दैट इज घियासुद्दीन तुगलक से लेके फिरोज शाह तुगलक तक क्या हुआ है दिल्ली सल्तनत में, मतलब तुगलक डायनेस्टी के बारे में ये हमें बताता है। नेक्स्ट, मुंतक खाब उत तारीख की अगर हम बात करें, या फिर इसको तारीख ए बादा भी बोला जाता है, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है, कादिर बदौनी के द्वारा, अब्दुल कादिर बदौनी के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में आपको क्या है, अर्ली मुगल्स की हिस्ट्री देखने को मिलेंगी। इसके अलावा गजनवी से लेके आप बोल सकते हो मुगल एम्परर अकबर तक की हिस्ट्री हमें इस बुक के अंदर देखने को मिलती है। अकबर का भी खास टाइम पे जो आपका रेगनल ईयर्स, मतलब जब अकबर छोटा था, खुद रूल नहीं कर रहा था, उनकी जगह पे एक रेजेंट बिठाए हुए थे, राइट, उस टाइम पीरियड तक का डाटा हमें इस बुक में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन विच रॉक एडिक्ट इज अशोका नेम्ड इन पर्सन एंड नॉट बाय हिज यूजुअल टाइटल देवनम प्रिया। तो कौन से रॉक एडिक्ट में अशोका को एज अ अशोका ही मेंशन किया गया है, ना कि उसको वहां पे एज अ देवनम प्रिया करके मेंशन किया गया। आपने देखा होगा कि अशोका के टाइटल्स यूज किए गए हैं, प्रिया दासी बोला जाता है, देवनम प्रिया बोला जाता है। कौन सी आपकी इंस्क्रिप्शन है जहां पे उसको अशोका लिखा गया है, तो दैट इज मास्की कर्नाटका की इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन इसी चीज के लिए मशहूर है कि यहाँ पे अशोका नाम जो है वो मेंशन किया गया है। तो माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 1 जो है आपका, जो कि आपको कहां पे मिलेगा, मास्की में, वहां पे अशोका नाम एज सच मेंशन किया गया। यहाँ पे देखो ये जो शब्द लिखे गए हैं ऊपर वाले, इस तरीके से लिखा गया, जिसका मतलब क्या है, अशोका। क्या लिखा है, देवनम पिया स अशोका। देवनम पिया मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड, दैट इज अशोका। देवनम पिया स अशोका, इस तरीके से मास्की की इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा गया है। तो मास्की की इंस्क्रिप्शन और जो आपके मेजर रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा गया है। माइनर वाले नहीं भी पता होगा चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले को जैसे मास्की हो गया तो वो आपको पता होना चाहिए। Then under which viceroy was the Indian Universities Commission set up in 1902? अब आपको पता होना चाहिए कि कब किस टाइम पे कौन सा वाइसरॉय या कौन सा गवर्नर जनरल रहा है। अगर 1902 की बात करें तो 1899 से लेके 95 तक आपको कौन देखने को मिलेगा, लॉर्ड कर्जन। तो इस टाइम पे भी कौन होगा, जब यूनिवर्सिटीज एक्ट आपका पास किया गया होगा या यूनिवर्सिटीज कमीशन बिठाया गया होगा, दैट वाज लॉर्ड कर्जन। तो इसके बारे में अगर हम जाने तो 1901 के अंदर लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, कहां पे, शिमला में। और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी कमीशन जो है उसको अपॉइंट किया गया 1902 में। और इसी यूनिवर्सिटी कमीशन के अकॉर्डिंग ही इंडियन यूनिवर्सिटीज जो एक्ट है इसको पास किया गया, जिससे क्या है, इंडियन यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया गया। कब पास किया गया, 1904 में। 1901 में शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस के बेसिस के ऊपर कमीशन बिठाया गया 1902 में, और उस कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1904 में एक एक्ट पास किया जाता है, दैट इज इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। इट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक तरफ कुछ किंग्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी डायनेस्टी के नाम दिए गए हैं। आपने मैच करना है कि कौन सा किंग कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है। अच्छा, अगर हम राजेंद्र की बात करते हैं, राजेंद्र चोला, राजेंद्र वन चोला बहुत ही मशहूर है, राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला मोस्ट फेमस किंग्स है। तो राजेंद्र किससे बिलोंग करते हैं, चोला डायनेस्टी के साथ। देन अमोघ वर्ष, महेंद्र वर्मन नहीं सुना है, विष्णुवर्धन नहीं सुना है, अमोघ वर्ष तो जरूर सुना होगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। वो बिलोंग करते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से। तो फर्स्ट का 4 होना चाहिए एंड थर्ड का होना चाहिए सी। फर्स्ट का डी, थर्ड का सी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो महेंद्र वर्मन है दैट बिलोंग्स टू पल्लवा डायनेस्टी। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था पल्लवास के बारे में एंड महेंद्र वर्मन के बारे में। देखो उनके बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। लास्ट पेपर में क्वेश्चन था कि किस टाइम पे महेंद्र वर्मन का रूल चल रहा था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने अरेंज करना था।
इसमें पूछा गया है कौन सी डायनेस्टी को वो बिलोंग करते हैं, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन विष्णुवर्धन की अगर हम बात करते हैं, ही बिलोंग टू होसालास, होसालास ऑफ कर्नाटका, जिनके टेम्पल्स को रिसेंटली क्या किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे देखो 7th सेंचुरी के अंदर आपको महेंद्र वर्मन देखने को मिलेंगे, पल्लवा एम्परर है। 9th सेंचुरी के अंदर आपको अमोघ वर्षा देखने को मिलेंगे, हु वाज राष्ट्रकूटा रूलर। देन 11th सेंचुरी के अंदर आपको राजेंद्र वन देखने को मिलेंगे, हु वाज चोला रूलर एंड मोस्ट फेमस चोला रूलर। देन उसके बाद 12th सेंचुरी के अंदर आपको विष्णुवर्धन देखने को मिलेंगे, हु वाज होसाला एम्पायर के रूलर। तो पता हो आपको, एटलीस्ट आपको सेंचुरीज के बारे में बताओ कि कब के हैं वो, और दूसरा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपका प्रीवियस 2021 वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, वहां पे सेंचुरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गांधी जी फेमस डांडी मार्च इन मार्च 1930 heralded द स्टार्ट ऑफ विच मूवमेंट। अच्छा, गांधी के सॉल्ट मार्च के बाद 1930 में कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई है? क्या वो सत्याग्रह है, या क्विट इंडिया मूवमेंट है, या डायरेक्ट एक्शन डे है, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सिंपल दी गई हैं। तो इट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। देखो, गांधी की 3 मूवमेंट के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। मोस्ट बेसिक मूवमेंट्स है, हमें पता है इसके बारे में, ईयर के बारे में और मूवमेंट में क्या था वो हमें पता होना चाहिए। तो सॉल्ट सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं, इट वाज अ मैसिव सिविल डिसोबीडियंस एक्शन लेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा डांडी विलेज के लिए एक मार्च स्टार्ट किया जाता है। कहां से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद में कहां से? उनके आश्रम से, दैट इज साबरमती आश्रम। वहां से मार्च को स्टार्ट करते हैं, पैदल चल के जाते हैं डांडी विलेज की कोस्ट पे, और वहां पे जाके नमक को उठाते हैं, जो उस टाइम पे अलाउड नहीं था अकॉर्डिंग टू इंडियन सॉल्ट एक्ट। तो वो जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह है वो क्या है? सिविल डिसोबीडियंस है, मतलब आप सिविल लॉज के अगेंस्ट जा रहे हो, सिविल लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हो, और उसी से हमारी क्या है, ये मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हो जाती है, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पूना सार्वजनिक सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एम.जी. रेनाडे एंड जी.वी. जोशी ऑन। डेट पूछी गई है, देखो हर जगह सेम बताया, 2 अप्रैल 2 अप्रैल। तो वो आपको अप्रैल या मार्च में जाके क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो ईयर के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1870 है, 71 है, या 1869 है, या 1872 है। तो जितनी भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उनके बारे में मैंने कल भी बताया था कि क्या क्या चीजें याद रखनी है, कब बनाई गई हैं, किसके द्वारा बनाई गई हैं, कहां पे बनाई गई हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, और अगर कोई अचीवमेंट है तो वो। तो ये जो आपकी है पूना सार्वजनिक सभा, इसको 1870 के अंदर बनाया गया, 2 अप्रैल 1870। इसमें मेजर जो इन्वॉल्वमेंट थी वो एम.जी. रेनाडे की हमें देखने को मिलेगी। तो पूना सार्वजनिक सभा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अप्रैल 1870 एट पूना, ओरिजिनली बिकॉज ऑफ द डिसकंटेंट ऑफ पीपल ओवर द रनिंग ऑफ लोकल टेम्पल्स। तो एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आप इसको बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Which of the following was the name given to the village assemblies in the Chola kingdom? चोला किंगडम में विलेज असेंबली को क्या नाम दिया गया है? क्या नाडू बोला गया है, या नटर बोला गया है, या सभा बोला गया है, या उर बोला गया है? तो अगर हम बात करें, 2 तरह की विलेज असेंबलीज आपको देखने को मिलेंगी। यहां पे जो आपके करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, दैट इज उर। तो अगर हम बात करें चोलास के टाइम पीरियड पे, 2 तरह के विलेजेस आपको चोला किंगडम के अंदर देखने को मिलेंगे, 2 तरह के विलेज असेंबलीज आपको देखने को मिलेंगी। वन इज उर, जिसमें क्या है, डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं वो सारे इन्वॉल्व होते थे। एक होता था आपके पास अग्रहर। अग्रहर की अगर हम बात करें, उसमें खास तौर पे आपको ब्राह्मण्स ही देखने मिलेंगे, राइट। तो ये उर, अग्रहर, नाडूज, इन सब के बारे में आपने याद रखना है। मतलब चोला एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया और इस बार भी पूछा गया है, सो इट इज इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक पॉइंट्स याद रखो। नेक्स्ट देखो, हु इज द ऑथर
Who is the author credited with the composing the classical Tamil epic, जिसका नाम है शिलापतिकरम। तो शिलापतिकरम की अगर हम बात करते हैं या शिलापतिकरम की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये अगस्त्य के द्वारा लिखी गई है या इलांगो अदिगल के द्वारा लिखी गई है? तो जब हम पढ़ेंगे संगम लिटरेचर तो वहां पे ये बुक होगी, देन तोलकापियम बुक होगी, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में हम बात करते हैं एपिक्स, आपके पास महाभारता है, रामायणा है, दीज आर द टू मेजर एपिक्स ऑफ वैदिक एज। उसी तरीके से संगम एज में जो आपका शिलापतिकरम है ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास एपिक है जिसमें लव स्टोरी बताई गई है, कपल की, एक कॉमन कपल की आप बोल सकते हो, और उसके द्वारा लिखी गई है इलांगो अदिगल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो मैंने कल भी बताया था जो इंपॉर्टेंट एंशिएंट मिडिवल टाइम की बुक्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वाले 2019 वाले पेपर में आप देखो एंशिएंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हमने क्या है अकबरनामा एंड ऑल उसको देखा, मतलब मिडिवल इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बुक्स एंड ऑथर्स आर इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ना है आपने। तो यहाँ पे शिलापतिकरम की अगर हम बात करते हैं, इट वाज द अर्लीस्ट तमिल एपिक, और इसमें खास तौर पे एक ऑर्डिनरी कपल की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। कन्नकी एंड उसके हस्बैंड कोवलन की स्टोरी यहाँ पे हमें दर्शाई गई है और इलांगो अदिगल के द्वारा इस एपिक को लिखा गया है। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो, इन विच बुक डिड दादा भाई नरोजी प्रेजेंट हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आपको याद होगी। इस थ्योरी के थ्रू क्या है, दादा भाई नरोजी ने ये बताना चाहा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश है वो इंडियन वेल्थ को अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, किस तरीके से इंडिया गरीब होता जा रहा है और इंडिया की वेल्थ का इस्तेमाल इंग्लिश लोग अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो कौन सी बुक में लिखा गया? क्या वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया थी, या फिर ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस थी, या फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर इंडिया टुडे? तो बहुत सिंपल है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि ये आपको इकोनॉमी के ऊपर एक अच्छा व्यू पॉइंट जो है वो प्रेजेंट करेगी। और इसी के अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आपको दादा भाई नरोजी की देखने को मिलती है। इस वाली बुक के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछे गए और डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। तो 1867 ईयर भी याद रखो, दादा भाई नरोजी पुट फॉरवर्डेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन विच ही स्टेटेड दैट Britain was completely draining India, completely draining the wealth of India आप बोल सकते हो, राइट? तो ये बुक जो है that is Poverty and Un-British Rule in India 1867, it is important, मतलब बहुत अर्ली टाइम पीरियड में ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत आसान क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग मैसेकर जो है ये कब हुआ है? तो यहाँ पे देखो हर जगह 13 अप्रैल दिया है। मेन इज ईयर क्या है, क्या 1918 है या 17 है या 16 है या 1919 है? तो आपको याद होगा कि रॉलेट एक्ट आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, 2023 में भी रॉलेट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। 1919 मार्च में रॉलेट एक्ट आता है और अप्रैल के अंदर आपको क्या है, बहुत सारा रिवोल्ट रॉलेट एक्ट के खिलाफ देखने को मिलता है, और उसी में एक इंसिडेंट हमारे सामने आता है, दैट इज जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ अमृतसर, जहां पे जनरल रेगिनल डायर के द्वारा कुछ लोगों के ऊपर गोलियां चला के उनको खत्म कर दिया गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1919 का ये हमारे पास इवेंट है। एग्जैक्ट डेट हमें याद होनी चाहिए कि 13 अप्रैल की ये बात हो रही है, तो इस चीज को आपने याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारे पास एक तरफ फिलॉसफीज दी गई हैं, योगा हो गया, न्याय हो गया, मीमांसा हो गया, सांख्य हो गया, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, स्कॉलर के नाम दिए गए हैं कि किनके द्वारा उस फिलॉसफी को प्रमोट किया गया है। तो सबसे पहले देखो, आपको और कुछ पता हो ना हो ये जरूर पता होगा कि योग इज रिलेटेड टू पतंजलि, योग इज रिलेटेड टू पतंजलि। एंड अगर हम बात करते हैं योग सेकंड का आना चाहिए ए, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है जहां पे सेकंड का ए आ रहा है, तो मतलब एक से तो हमारा काम नहीं चलेगा।
सांख्या की अगर हम बात करते इट वॉज रिलेटेड टू कपिल, तो मतलब क्या है, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। तो यहाँ पे ये जो फिलॉसफीज है इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं विशेषिका फिलॉसफी की, इट वॉज रिलेटेड टू कन्नड़। देन न्याय की बात करते इट वॉज रिलेटेड टू गौतम। योग की बात करते इट वॉज रिलेटेड टू पतंजलि। सांख्या की बात करें तो कपिल है। वेदांता की बात करें तो वेद व्यास है। एंड मीमांसा की बात करें तो जैमिनी है। ये देखो, ये 6 फिलोसफिकल स्कूल्स हम वैदिक लिटरेचर के अंदर देखते हैं। तो वैदिक लिटरेचर में जो वेदांगास, फिलोसफिकल स्कूल्स, दर्शन जो बताए गए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगेन रिलेटेड टू द वैदिक लिटरेचर, शिक्षा, कल्प, व्याकरण एंड निरुक्ता, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, दीज आर वेदांगास। कौन सा वेदांगा किस चीज के ऊपर बात करता है? तो सबसे पहले देखो, कल्प की अगर हम बात करें, कल्प का मतलब ही होता है रिचुअल्स। तो रिचुअल्स, इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको कल्प के अंदर देखने को मिलेंगी। देन अगर हम बात करते हैं व्याकरण, तो व्याकरण का नाम आप समझ सकते हो, ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस। निरुक्ता की अगर हम बात करते हैं तो निरुक्ता का मतलब है एटिमोलॉजी एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, कि मीनिंग क्या है वर्ड्स का, आप बोल सकते हो, ठीक है। जो आपकी एटिमोलॉजी है, इट इज ऑल अबाउट मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, आप बोल सकते हो। देन अगर हम बात करते हैं शिक्षा, तो शिक्षा के अंदर आपको क्या है, फिनोटिक्स, फिनोलॉजी एंड प्रोनाउंसिएशंस के बारे में बताया जाएगा। तो मतलब क्या है, फर्स्ट का आना चाहिए बी। देखो, अगर आपको एक भी पता है फिर भी सॉल्व हो जाना था, फर्स्ट का बी, तो मतलब आंसर हमारा क्या होगा, सी ही रहेगा। तो जरूरी नहीं है पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताओ, अगर आपको कई बार एक भी पता है या 2 पता है, फिर भी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, शिक्षा जो है दैट इज मीनिंग टीचिंग इन रिसाइटिंग, आप बोल सकते हो प्रोनाउंसिएशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम वैदिक एज की बात करते हैं तो वेदास जो है वो पहले ऑरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाए जाते थे। अब वेद में आप कोई भी श्लोक बोल रहे हो, कोई भी शब्द बोल रहे हो, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई मंत्र दिया गया, उसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आपने करनी होती है, फिर ही उसकी पावर जो है उसका फायदा उठा सकते हो। उसी तरीके से हमारे पास कल्प है, व्याकरण है एंड निरुक्ता है, जो अलग अलग चीजों के ऊपर बात करते हैं। व्याकरण इज ऑल अबाउट ग्रामर, निरुक्ता इज ऑल अबाउट एटिमोलॉजी, दैट इज डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, एंड कल्प इज ऑल अबाउट रिचुअल्स, आप बोल सकते हो, ठीक है। कल्प का मतलब ही होता है रिचुअल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, 1905, 1918, 1924 एंड 1930। सामने इवेंट के नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अभी मैंने आपको बताया इट इज 1930। देन चंपारण सत्याग्रह, गांधी का पहला सत्याग्रह इंडिया के अंदर 1918। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। पूर्ण स्वराज की अगर हम बात करें तो 1924 हो जाएगा, मतलब पूर्ण स्वराज के बारे में डिमांड स्टार्ट हुई है। इट इज नॉट कि पूर्ण स्वराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में बात की गई, दैट वाज 1929। अगर 1929 होता फिर भी सही था, फिर उस कॉन्टेक्स्ट में हो जाना था। यहाँ पे आप बोल सकते हो इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि कब डिमांड इसकी सबसे पहले कांग्रेस में स्टार्ट हुई है। तो मतलब हमारे पास जो फर्स्ट है उसका आना चाहिए सी, फर्स्ट का सी, एक से ही आपके पूरे का पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अगर आपको इतना भी पता ना कि 1905 में पार्टीशन हुई थी, क्वेश्चन इज डन। तो सारे देखो, ये जितने बड़े बड़े क्वेश्चन है ये सबसे आसानी से और सबसे कम समय में सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से इनको देखो तो दैट्स इट। ये वो क्वेश्चंस है 2019 के एग्जाम में हिस्ट्री से पूछे गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको चीजें समझ आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू निम्बस आईएएस एकेडमी। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष। इसी तरीके से आगे भी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। तो डू सब्सक्राइब निम्बस आईएएस एकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन, जो आपके पास इन वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हर दिन हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं। सुबह 12 से 1 मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है, 4 से 5 जो क्लास होती है वो होती है पॉलिटी की। तो वो लाइव क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका फायदा भी आप उठा सकते हो लाइव अटेंड करके उन क्लासेस को।
थैंक यू सो मच।